lies on the perpendicular bisector of an electric dipole moment P. A Q charge lies on the perpendicular bisector of an electric dipole. तो Q यहाँ पर है ना, perpendicular bisector यही होगा. If the distance of Q from the pole is R much larger than the size of the dipole, dipole का size मतलब 2 होगा, R बहुत बड़ा है उससे. Then electric field at Q is proportional to, तो Q किससे proportional होगा? हम कर चुके हैं ऑलरेडी. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये नीट 1998 का सवाल है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल, तो क्या बोलेंगे? डायपोल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? के पी बाय आर क्यू, वो भी माइनस का. लेकिन इस माइनस का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पी से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगी? आर क्यूब से. आंसर क्या आएगा? क्लैरिटी है या नहीं? और मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके ऊपर बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इस बार सीबीएसई में, मतलब अभी अगले 2-3 साल तक आराम से आएगा सवाल. क्लैरिटी मेरी बात का नहीं? कोई भी डाउट भाई? गुड है ना. अब यहां तक आपका कौन सा पार्ट हो गया, मैं एक बार देख लेता हूँ. तो क्या कह रहे हैं हम कि हम सब फोर्स और नेट टॉर्क और डाइपोल की बात कर रहे हैं. तो अब सबसे पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है और अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले लें, क्या हमें समझ में आएगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी? हाँ कि ना? ठीक है. अब मैंने जानबूझ के ना, पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, बस मन में सोचना है कि है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? होता नहीं है, हम मान रहे हैं कि है. ये मेरे तरीके से है कि याद रखने के लिए क्या करना है. तो जिस डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, और जहां जा रही है वहां पे क्या लगा दो? नेगेटिव. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं कोई डाउट है मतलब? तो अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है. अब इसमें क्या, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मान लो अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखूं, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है जो पहले से ही यहाँ था वो उसको क्या करेगा? रिपेल. और ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इसको? इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी. ये बात समझाने के लिए मैं इसमें रखूंगा. क्या बात समझ में आ रही है? नहीं. वहीं अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखता, तो उस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो करेगा रिपेल, तो इस पर फोर्स लगेगी इधर. तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज तो राइट साइड में जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, जबकि नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में जाएगा. क्या ये बात समझ में आती है? नहीं. इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ. पक्का क्लैरिटी? अब ये जो दो चार्जेस यहाँ रखे हुए हैं ना, इनके बारे में सोचो. तो मैंने कहा भाई इस चार्ज पे एक तरीके से सोच के देखो कि इस पॉजिटिव चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से इस डायरेक्शन में खींच रही होगी ऐसे, और इस नेगेटिव चार्ज को किधर खींच रही होगी? इस डायरेक्शन में. क्या ये बात समझ में आती है? नहीं. क्योंकि अब ये डाइपोल हो गया. पहले हम एक एक चार्ज पे कर रहे थे तो दोनों पे फोर्स लग रही थी. चार्ज सेम था तो क्यू इंटू ई फोर्स आ गई. यहाँ पर भी चार्ज दोनों पे सेम है, एक पॉजिटिव और दूसरे पे. तो फोर्स जो है वो अभी भी दोनों पर क्या होगी? सेम. नहीं बस क्लैरिटी है? दोबारा. फोर्स, हमने क्या कहा कि फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? तो पता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. कब होता है ये? जब दो चार्ज होते हैं. जब दो चार्ज होते हैं. मान लो अब हमने कहा कि एक चार्ज को पता कैसे लगा दूसरा चार्ज है, तो हमने कहा एक चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो हमने कहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने कहा एक चार्ज कम कर दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर कर दो. क्या बात समझ में आ रही है? नहीं. तो हमने कहा अच्छा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही फोर्स लगेगी. कह रहा हाँ. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू इंटू. क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा इसका मतलब जो फोर्स है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर और दूसरा चार्ज पर. क्या ये बात समझ में आती है? अब ऊपर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है. इस वक्त जब भी ऐसे लाइन बन रही हो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. अब लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और एक
तो एक फोर्स राइट साइड में लगेगी और एक फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगी। क्या ये बात भी समझ में आती है? तो अगर एक राइट में लगेगी और एक लेफ्ट में लगेगी और दोनों इक्वल लग रही है, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे वैसे ही सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट सेंस में एक तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो मतलब दोनों पे जो फोर्स लगेगी वो सेम लगेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो एक तरीके से ऐसा है कि तुमने मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई कह रहा है कि ये बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। क्या बात समझ में आती है? तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि अगर एक डायपोल को इफ अ डायपोल is placed in a uniform electric field, then F net is zero। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं? इसमें कोई डाउट हो तो पहले मुझे बताओ। पक्का क्लैरिटी है भाई तेरे को, तीनों को? बहुत बढ़िया। और सोचते हैं। फिर हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसी होती तो हमें पता है भैया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। क्या क्लैरिटी है? ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन बना दूं डॉटेड और मैं बोलूं ए और बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी? बी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी? बी पर। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो बी पर ज्यादा होगी। कहाँ? उधर भी तीन है, इधर भी तीन है, लेकिन उधर तीन ज्यादा स्पेस में और इधर तीन, तो स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगी? बी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बी है और यहाँ पर ए है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्या बात समझ में आती है या नहीं? अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक डायपोल ले लिया और उस डायपोल को ऐसे रखा मैंने, ऐसे। अब सोच के देखो वापस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगी या सेम फोर्स लगेगी इस बार? या कम लगेगी? या लगेगी ही नहीं? ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स जो लगेगी बी पॉइंट पर वो क्या होगी? क्यू इंटू ई बी। जबकि फोर्स जो ए पर होगी वो क्या लगेगी? माइनस क्यू इंटू ई ए। और क्या हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ई बी ज्यादा है ई ए से, तो इसका मतलब अब जो फोर्स होगी वो जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि फोर्स जो बी पे लगेगी वो ज्यादा होगी फोर्स जो ए पर लगेगी, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगी। क्लैरिटी यहां तक या नहीं? तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इफ अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ अ डायपोल इज प्लेस्ड if a dipole is placed in a non-uniform electric field, then net forces, क्या कह रहा हूं मैं, then net forces not equal to zero। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताओ यार। बिल्कुल एकदम क्लैरिटी है। तो इसका एक तरीके से आंसर इस वाले पार्ट का मिल गया कि व्हाट हैपेंस इफ इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लैरिटी है नहीं? दूसरा, हमें इसका भी आंसर मिल गया, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों समझ में आ गए? यूनिफॉर्म में होगा और नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो क्या होगा? कोई भी डाउट है इसमें तो बताओ। क्लैरिटी है? अच्छा, इसमें पहले एक बार इसको इतना लिखो फिर आगे बात। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे यहाँ तक, दोबारा रिपीट कराया था, ध्यान सुनना। क्या कह रहे हैं हम कि सर आपने पिछले वाले पार्ट में तो हमें सिर्फ डायपोल जो था आपने इस डायरेक्शन में रखा था और आपने कहा नेट फोर्स जीरो है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सर इसमें अगर ऐसे रखा हो तो हम कहते हैं बेटा ऐसे रखा हो तो भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हॉरिजॉन्टल में ही लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में, लगभग उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की तरफ और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज की तरफ फोर्स लगेगा। सेम लॉजिक यहाँ पर, थर्ड यही लॉजिक यहाँ पे आएगा, फोर्थ यही लॉजिक यहाँ पर आएगा, नेट फोर्स जीरो। और फिफ्थ, इन पांचों केसेस के अंदर आप पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो जीरो ही लग रहा है। अब
किसी ने कहा सर इसी बात पे टॉर्क के बारे में बता दीजिए, सर टॉर्क भी तो लग रहा होगा क्योंकि सर घुमा तो रही है। तो हमने कहा बिल्कुल टॉर्क लग रहा होगा। तो ध्यान से देखें अब क्या होगा, इन 6 केसेस या 5 केसेस में अब हम टॉर्क की बात करते हैं। अब टॉर्क एक तरीके से क्या होता है भाई, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक तरीके का प्रोडक्ट होता है फोर्स का और आर का, आर का और फोर्स का। लाइट जला दे, ये वाली जला दे, ये वाली, ये वाली। हाँ, अब ठीक। क्या कह रहे हो कि टॉर्क जो है प्रोडक्ट होता है एफ और आर का, जो एक तरीके से एक चीज को घुमाने में हेल्प करता है। जैसे अगर मैं इस ढक्कन, इस बोतल का ढक्कन लूं और घुमाने की कोशिश करूं, तो मुझे पहले एक बार नीचे से पकड़ना पड़ेगा ताकि सॉलिड रहे, और उसके बाद मैं इसको देखो, इस उंगली को पीछे की तरफ लेके जाता हूँ और उसको आगे की तरफ लेके जाता हूँ, घुमाता हूँ। मतलब इधर इसको इधर लेके जा रहा हूँ और दूसरे को इधर, तो नेट फोर्स अभी भी इस पे क्या है, 0। लेकिन यही इसको घुमाने में हेल्प करती है। क्या बात सबको समझ में आ रही है। जैसे अब ये वैसे बॉटल लगा, अब इस बॉटल को एक फोर्स में इधर लगाऊं, ध्यान देखो इसको चाहे पकड़ के भी रखें, एक फोर्स इधर लगाऊं तो एक घूम रही है क्या, बात समझ में आ रही है। अब मैं इसको इधर घुमाऊं और इसको भी इधर घुमाऊं तो जल्दी घूम जाएगा। तो ये घुमाने वाला जो इफेक्ट है इसे हम टॉर्क कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। एक तो घूम रहा है मतलब उसका सर्फ रोटेशन हो रहा है एक तरीके से, लेकिन अगर मैं फोर्स लगा के इसको घुमा रहा हूं तो इसे मैं कहूंगा टॉर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं। जैसे हम कहाँ पढ़ते थे, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ते हैं कि जब भी किसी चीज पे फोर्स लगती है, नेट फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन आता है, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू करता है। वैसे ही किसी भी बॉडी पर अगर टॉर्क आएगा तो उस पर नेट एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो पंखा जैसे तुमने ऑन किया या ऑफ किया, ऑन करोगे तो स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है और ऑफ करते हो तो स्पीड कम कर होनी शुरू है। एक तरीके से टॉर्क लग रहा है। क्या बात समझ में आ रही है नहीं, क्योंकि उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका रोटेशन जो है या तो धीरे हो रहा है या फिर तेज हो रहा है। नहीं यही बात समझ, क्लैरिटी है। तो जब भी किसी रोटेशन वाली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी, मतलब उस पर एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा आएगा तो कहीं ना कहीं, हमेशा भी नहीं होता ऐसा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है वहां पे तेज हो जाता है विदाउट उसके भी, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल कि कहीं पे भी अगर एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो वो टॉर्क की वजह से हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं, पक्का। तो इन चीजों में हम कहते हैं कि टॉर्क लग रहा है। कोई डाउट पहले यहां तक तो बताओ फिर मैं आगे बात करूँ। पक्का क्लैरिटी है। अब एक बार वापस से टॉर्क के ऊपर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं न्यूमेरिकली क्या होता है। तो टॉर्क को हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर क्रॉस एफ हम टॉर्क को बोलते हैं। थोड़ा और आराम से लिख के तो हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, जिसमें आर लेंथ हो गई, एफ फोर्स हो गई, और थीटा जो है साइन थीटा में, थीटा जो है वो एंगल हो गया बिटवीन आर एंड एफ, एंगल बिटवीन आर एंड, क्योंकि मैंने क्रॉस लगाया है मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट है तो मतलब जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर होगी आर से, और टॉर्क की जो डायरेक्शन है कहने का मतलब है, और टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर ही होगी फोर्स से भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो थोड़ी बहुत याद रहे तो ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अब हमने क्या कहा, जैसे भी ये वाला पार्ट था कि हमने कहा भाई एक हमारे पास रॉड है, पहले वाले ही ले लो मान लो, नहीं दूसरे से पहले ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखो। तो हमने क्या कहा, एक हमारे पास ये रॉड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी, उसके सेंटर में मैंने एक एक्सेस बना लिया। इस पूरे डायपोल के बीच की लेंथ कितनी होती है, 2a। तो ये वाला पार्ट होगा a और ये वाला पार्ट भी होगा, इसमें कोई डाउट। अब मैंने कहा इस पे दो फोर्स लग रही है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, तो इनके दोनों के कंपोनेंट्स होंगे। ध्यान सुनना, क्या कह रहे हैं हम, इन दोनों के कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स अब कैसे लेने हैं ध्यान से सुनिए। तो क्या करते हैं अपन लोग, इसको अलग ही बना लूंगा और थोड़ा और अच्छा लगेगा, मैं अलग बना दूंगा इसको, 2 मिनट लगेंगे। क्या कह रहे हैं, हमने के ले लिया, इससे मैंने एक डाइपोल ले लेता हूँ, तो एक डाइपोल ले लिया कुछ ऐसे। इस डाइपोल का सेंटर से जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये सेंटर लाइन ले ली मैंने,
तो ये एंगल ए है और ये एंगल भी ए है, और साथ में ये एंगल जो है वो थीटा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है जिसपे फोर्स लग रही है ऐसे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लग रही है इधर, हाँ क्या ना? इस फोर्स की वजह से इस फोर्स के दो कंपोनेंट आते हैं, एक कंपोनेंट आता है अलोंग द लाइन, एक आता है परपेंडिकुलर टू द लाइन। सिमिलरली एक आता है यहाँ पर इस लाइन में ऐसे, और एक लाइन आता है ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? हमने दो कंपोनेंट ले लिए, तो मैंने फोर्स को इसको थोड़ा तोड़ दिया ऐसे ताकि मैं दिखे कंपोनेंट ले लिया। ध्यान से देखना। अब क्या कह रहे हैं हम कि जैसे मेरे पास ये रॉड है ऐसे कुछ, अब इस पे फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, इधर और इधर, ठीक है? मैं इसको इधर पकड़ के रखता हूँ, जैसे ही इधर लगेगी तो इसको घुमा दे। क्यों? क्योंकि जो इधर फोर्स लग रही है ये वाली, इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ऐसे, इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे और एक ऐसे। जो ऐसे वाला कंपोनेंट है वो हमेशा घुमाता है, मतलब हमेशा जो फोर्स परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, वही उसे घुमाने में हेल्प करती है। तो ये वाला फोर्स जो है वो उसे घुमाएगा, जबकि ये वाला जो है ये इसको खींचेगा। तो एक फोर्स तो होगा जो ऐसे खींच रहा होगा, जबकि दूसरा फोर्स इसको घुमा रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो घुमाने वाला कौन सा? तो हमने कहा ये थीटा है अगर, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये फोर्स एफ है, तो ये कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, इसमें कोई डाउट? अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक एफ साइन थीटा ये वाला पार्ट हो गया, और एक एफ साइन थीटा ये वाला हो गया। एक ए ये हो गया, ए ये हो गया। ध्यान से देखना, टॉर्क का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था आर क्रॉस एफ, या फिर मैंने क्या लिखा? आर एफ साइन थीटा। यहां पर आर की जगह क्या आएगा? ए। तो ए साइन थीटा, ए एफ साइन थीटा, लेकिन ऐसी एक फोर्स थोड़ी लग रही है। ध्यान से देखो, एक ये वाली जो फोर्स है वो इस तरफ घुमा रही है, जबकि दूसरी वाली फोर्स इसको ऊपर की तरफ घुमा रही है। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाली फोर्स इसको इधर घुमा रही है, जबकि ये वाली फोर्स इसको ऊपर घुमा रही है। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है? भाई ये इसको इधर घुमा रही है, इसको अगर ये इसको इधर घुमा रही होती और ये इधर लग रहा होता है तो घूमती नहीं, हाँ क्या ना? अभी क्या हो रहा है? ये इसको इधर घुमा रही है, ये भी इसको इधर घुमा रही है, तो दोनों हेल्प कर रही है। दोनों हेल्प कर रही है, इसका मतलब ए एफ साइन थीटा प्लस ए एफ साइन थीटा दोनों साथ आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं? तो इसलिए क्या लिखेंगे? टू ए एफ साइन थीटा। इसमें कोई डाउट? अच्छा, जो फोर्स लग रही है वो किसके ऊपर लग रही है? चार्ज के ऊपर। डायरेक्शन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो अगर मैं सिर्फ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो क्या लिखूंगा? टू ए इंटू क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा, हाँ क्या ना? लेकिन अब मैंने डाइपोल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट डाइपोल ही बार बार करे जा रहे हैं। तो डाइपोल क्या था? क्यू इंटू टू ए। यहाँ पर देखो, क्यू ये रहा, टू ए ये रहा, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? पी के। तो ये ई और ये साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये टॉर्क। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? कोई डाउट? पक्का क्लैरिटी है? अब ये हो गया टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब ध्यान सुनिए, ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम कब होगी? तो हमने कहा फॉर्मूले पे ध्यान दो पहले, तो बाकी तो हम बाद में देखेंगे, इंटरप्रिटेशन में और दिखा दूंगा तुम्हें। लेकिन टॉर्क के बारे में सोचो कि टॉर्क हमारे पास है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, मतलब या फिर हम लिख रहे हैं पीई साइन थीटा। अब सोच के देखो, पी फिक्स है, ई फिक्स है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगी? एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब अब साइन 90 डिग्री होता है 1, इसका मतलब जब पी और ई के बीच में, या पी परपेंडिकुलर होगी ई से, उस टाइम पर टॉर्क क्या होगा आपका? मैक्सिमम। जबकि कोई पूछे मिनिमम कब होगा? टॉर्क मिनिमम, तो हम बोलेंगे साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। मतलब पी या तो पैरेलल हो ई के, या पी एंटी पैरेलल हो ई के। दोनों ही केसेस में टॉर्क जो होगी वो 0 होगी। 0 होगी मतलब मिनिमम होगी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? इसमें कोई डाउट? अब ये दिखता कैसा है? तो पिछले वाले डायग्राम में अगर हम बात करें, तो जहां भी हम नेट फोर्स की बात कर रहे थे, अब हम डायपोल की टॉर्क की बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं इस वाले केस में टॉर्क 0 है, इस वाले में नॉट इक्वल टू 0 होगी, इस वाले केस में मैक्सिमम होगी, क्योंकि डायपोल ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्लैरिटी है या नहीं? इस वाले केस में भी टाइप मतलब एक तरीके से टॉर्क होगी, और लास्ट केस में इसमें भी टॉर्क 0 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर टॉर्क जीरो हो भी सकती है, और डिपेंड करेगा किस एंगल पे रखते हैं। क्या क्लैरिटी है या नहीं? तो हम डायरेक्टली बोल रहे कि भाई नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बिल्कुल ठीक है। नेट टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, डिपेंड करेगा कि एंगल क्या है। क्लैरिटी है नहीं? तो यहां पर क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स ऑन ऑन अ डायपोल या नेट टॉर्क ऑन अ डायपोल in a uniform electric field can be zero. क्लैरिटी है नहीं? कब होगा? when theta is equals to zero and when theta is equals to 180 डिग्री, तो जीरो होगा, और बाकी टाइम पर जीरो नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं? नेट टॉर्क ऑन अ डायपोल ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, on a dipole uniform electric field will not be zero if theta is not equal to zero, theta is not equal to 180। बाकी किसी भी एंगल पर जीरो होना पॉसिबल नहीं। भाई साहब कौन, क्लैरिटी है या नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ। 100 बच्चे हो तो मुझे समझ में आता है, उसमें तो नहीं दिखेगा। 3 बच्चे हैं, उसमें भी तुम ऐसे कर रहे हो। क्लैरिटी है यहाँ तक? एक बार मैं दोबारा रिस्टार्ट कर रहा हूँ।